हाँ देखिए बच्चों, कल हमने इक्विवेलेंट मास डिस्कस किया था। अब उस इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड एक कंसंट्रेशन की टर्म और है, देखिए जरा उसको देखते हैं अपन। उस टर्म का नाम है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी देखो, जैसे हमने मोलरिटी डिस्कस किया था, मोलरिटी मोलरिटी वेट परसेंट वगैरह, बट पहले हमने इक्विवेलेंट मास डिस्कस नहीं किया था, इसलिए नॉर्मलिटी छोड़ा हुआ था वो अभी। अब आज देख रहे हैं हम नॉर्मलिटी, क्योंकि हम इक्विवेलेंट मास डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्मलिटी। भाई ये नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, मोलरिटी का मतलब क्या होता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दैट इज द मोलरिटी। अच्छा, नॉर्मलिटी क्या होगी? नॉर्मलिटी का मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। वहाँ तो मोल था, अब यहाँ मोल जैसा कोई सिंगल वर्ड नहीं है। यहाँ वर्ड क्या यूज करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट मास। जिसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है ना, हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलते हैं? मोल। ग्राम इक्विवेलेंट मास को क्या बोलते हैं? उसका कोई वर्ड नहीं है। ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मोल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मोल। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए तो एक वर्ड है मोल, ग्राम एटॉमिक मास के लिए सिंगल वर्ड है मोल, बट ग्राम इक्विवेलेंट मास के लिए कोई वर्ड नहीं है, तो हम सीधा डायरेक्टली काम पे लेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो वहाँ तो क्या कहते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दैट इज द मोलरिटी, दैट वाज मोलरिटी। बट नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द नॉर्मलिटी। तो इन द टर्म ऑफ नॉर्मलिटी वी विल यूज ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ मोल। Instead of gram molecular mass, we are using gram equivalent mass. What is the meaning of gram equivalent mass? When equivalent mass is represented by the gram, then this term is known as gram equivalent mass. What is the meaning of gram molecular mass? When gram molecular mass represented by the gram, this term is known as gram molecular mass or mole. वहाँ दो वर्ड है, मॉल भी है साथ में, बट यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट मास को यदि ग्राम लगा दें हम, तो क्या कहलाएगा वो? ग्राम इक्विवेलेंट मास। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास है 49, बट हम कहेंगे 49 ग्राम, तो क्या हो जाएगा ये? ग्राम इक्विवेलेंट मास। ये तो नॉर्मलिटी की बड़ी सामान्य सी डेफिनेशन यही है कि ग्राम इक्विवेलेंट mass of solute dissolve in 1 liter solution, normality. Just like molarity, just similar with molarity, नॉर्मलिटी और मोलरिटी के डेफिनेशन एग्जैक्ट सेम है, तो फॉर्मूला भी लगभग सेम ही होगा। अब देखिए नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मलिटी। अच्छा, मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? देखिए मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलरिटी का फार्मूला होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये तो होता है ना, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज द मोलरिटी। आप इसी से लिखते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी में यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट ही आएगा, वेट ग्राम में ही आएगा। फर्क क्या आएगा? जहाँ पर मॉलिक्यूलर मास है वहाँ हम लिखेंगे
इक्विवेलेंट मास, ये देखिए इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपके नॉर्मलिटी है। क्लियर? ये मोलरिटी नॉर्मलिटी मिलती जुलती सी टर्म है ये, हम दोनों को रिलेटेड भी कर सकते हैं, दोनों को रिलेट कर सकते हैं हम, करते हैं, चलो दोनों को रिलेट करते हैं। देखिए दोनों में रिलेशन खोजने की कोशिश करते हैं। दोनों को रिलेट करने के लिए ऐसा करो, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है? हम दोनों में रिलेशन निकाल रहे हैं, किसमें? मोलरिटी और नॉर्मलिटी में। इसके लिए क्या किया, दोनों का फार्मूला लिखा और दोनों के फार्मूले को डिवाइड कर दिया हमने। अब कुछ चीज़ें तो कॉमन ही है, ये सॉल्यूट से तो सॉल्यूट कैंसिल हो गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया। इधर क्या है, 1 इक्विवेलेंट मास, इधर क्या है 1 मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास तो चला जाएगा ऊपर और इक्विवेलेंट मास आ जाएगा नीचे, आ जाएगा ना। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये इक्वल टू होता है वैलेंसी। किसके इक्वल होता है? वैलेंसी। ये रिलेशन है कि नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू वैलेंसी, इक्वल टू वैलेंसी। तो भाई देखिए, अब आप इसे डिवाइड न करना चाहे ना, आप तो फाइनल कंक्लूजन निकले लिख ले बस कि नॉर्मलिटी इक्वल टू होगा वैलेंसी इंटू मोलरिटी। दैट्स ऑल, ये आपके काम की चीज़ है बस। ये डिवाइड करना करना ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपके काम का तो रिलेशन है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू वैलेंस इंटू मोलरिटी। हम मोलरिटी को नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये फाइनल रिलेशन, ये कंक्लूजन है, ये हमारे काम का है बस। बस समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए 1 m सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है जिसकी मोलरिटी कितनी है, 1 मोल पर लीटर। अब इस मोलरिटी को नॉर्मलिटी में बदलना है। कैसे बदलें? वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड की वैलेंसी कितनी है? 2। कैसे आए 2? भाई ये एसिड है, ये एसिड है और एसिड की वैलेंसी किसके बराबर है? नंबर ऑफ H प्लस आयन की, कल की क्लास में देखा था हमने। और इसमें कितने H प्लस आयन है? 2 H प्लस आयन है। इसकी वैलेंसी 2 है। इस 2 को इसकी मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मलिटी आ जाएगी 2। अच्छा, नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है? N। N को बोलेंगे कैसे? अच्छा, ये M को कैसे बोलते हैं? मोल पर लीटर। N को कैसे बोलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। लेकिन लिखेंगे कैसे? N। कैपिटल N का मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। बात समझ में आ गई? तो 1 m सल्फ्यूरिक एसिड विल बी इक्वल टू 2NH2SO4। क्लियर? तो कई आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जहां पर नॉर्मलिटी गिवन होगी। जैसे किसी सवाल में होगा आपके कि 0.1 N NaOH। अब आप बड़ा कंफ्यूज, आप ये N क्या क्या कर रहे हैं? पढ़ा तो हमने सारा मोल से था और पढ़ना भी मोल से ही है क्योंकि सिलेबस में ही मोल है। ये इक्विवेलेंट वेट तो बताना पड़ रहा है मुझे ज़बरदस्ती, ये शीट के चक्कर में। शीट ना होती तो बताते ही नहीं इसको, तो ठीक है ना, ये तो बताना पड़ रहा है इसको तो, ठीक है ना। बट ठीक है, बताना पड़ रहा है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे N को M में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करें? वैलेंसी से मल्टीप्लाई करके। NaOH की वैलेंसी क्या होती है? 1। और जब वैलेंसी 1 है तो नॉर्मलिटी मोलरिटी बराबर ही होगी, क्योंकि वैलेंसी जब 1 हो जाएगी ना तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी। यानी कि 0.1 N NaOH का मतलब है 0.1 M NaOH।
प्रैक्टिस हमें मॉल से ही करनी है, हमारे सिलेबस में मॉल ही, क्योंकि एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, इक्विवेलेंट मास का एनसीईआरटी वगैरह की बुक्स में कहीं कोई जिक्र बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा सा कहीं की हल्का सा काम आ जाता है, बाकी और कोई इसका यूटिलाइजेशन है ही नहीं दरअसल। ये तो ये आपके नॉर्मलिटी वाली टर्म है। देखिए अब इसके बाद देखिए, इतना डिस्कस करने के बाद मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, मिटा दूँ ये। अब देखिए एक टर्म और आज देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद चैप्टर फिनिश करेंगे। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। डिटर्मिनेशन ऑफ atomic mass of elements. How can we determine the atomic mass of an element? देखो एलिमेंट के एटॉमिक मास को निकालने के कई सारे मेथड्स हैं। प्रेजेंट टाइम में इनमें से कोई मेथड काम में नहीं लिया जाता, ये पुराने मेथड है। ये पुराने भी 10-20 साल पुराने नहीं, 100 साल पुराने, 150 साल पुराने मेथड है। इसलिए तो एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ भी शीट में है, पढ़ लेते थोड़ा सा, कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है। पहला तरीका देखो, एटॉमिक मास इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। यदि किसी तरीके से हमको इक्विवेलेंट मास का पता चल जाए, कल देखा था ना कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास, वैलेंसी का पता चल जाए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका एक साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर्ड है, इन्वेंटेड है, उसको बोलते हैं ड्यूलोंग एंड पैटिस मेथड। ड्यूलोंग एंड पैटिस मेथड। ये मेथड केवल सॉलिड के लिए है, ओनली फॉर सॉलिड एलिमेंट। एटॉमिक मास एलिमेंट का होगा, किसी कंपाउंड का नहीं होगा। कंपाउंड का तो मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन कंपाउंड एलिमेंट भी कहता है सॉलिड के लिए है। अच्छा सॉलिड में भी कुछ एलिमेंट के लिए नहीं है, ओनली फॉर सॉलिड एलिमेंट, बट नॉट फॉर, किस किस के लिए नहीं है? बेरिलियम के लिए नहीं है, ये बोरॉन के लिए नहीं है, कार्बन के लिए नहीं है, सिलिकॉन के लिए नहीं है। हैं तो ये भी सॉलिड, लेकिन इनके एटॉमिक मास को हम ड्यूलोंग और पैटिज मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते अभी देखेंगे हम। इन्हीं के अलावा जो अदर सॉलिड एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को निकाल सकते हैं। अब इस मेथड का बेस क्या है देखिए, इसका आधार क्या है? इसका बेस एक रिलेशन है, और वो रिलेशन ये देखो, ड्यूलोंग और पैटिस ने देखा कि यदि एलिमेंट के एटॉमिक मास को उस एलिमेंट के स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दें, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ली कैलोरी पर ग्राम में, तो ड्यूलोंग और पैटिस ने देखा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4 आता है सभी एलिमेंट के लिए। इन चार को छोड़ करके, इन चार एलिमेंट को छोड़ करके जो अदर सॉलिड एलिमेंट्स हैं, उन सॉलिड एलिमेंट के एटॉमिक मासेज और स्पेसिफिक हीट का जो मल्टीप्लिकेशन आता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 6.4 आती है। एवरेज वैल्यू है। कुछ एलिमेंट के लिए 6.4 से कम होगा, कुछ के लिए इससे ज़्यादा होगा। हाँ,
सभी एलिमेंट का एवरेज कितना आएगा? 6.4। अप्रॉक्सीमेट है ये, एग्जैक्ट नहीं है। किसी के लिए 6.1 भी हो सकता है, किसी के लिए 6.9 भी हो सकता है, किसी के लिए 6.7 भी होगा, किसी के लिए 6.2 भी होगा, लेकिन सबका एवरेज कितना आएगा? 6.4। इसलिए अप्रॉक्सीमेट का साइन हमने लगाया है, एग्जैक्ट का साइन नहीं लगाया हमने, इक्वल का साइन नहीं है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल का साइन है। अब इससे क्या होगा? अब इससे देखो कुछ स्टेप्स है इसकी। स्टेप 1, पहले स्टेप में हम निकालते हैं अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास। कैसे निकालेंगे? कि 6.4 को डिवाइड करेंगे स्पेसिफिक हीट से, तो आएगा आपका अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास। अप्रॉक्सीमेट क्यों आया? क्योंकि रिलेशन है ये, अप्रॉक्सीमेट ही है ये, एग्जैक्ट नहीं है। तो जो एटॉमिक मास आएगा वो भी अप्रॉक्सीमेटली आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्लियर बात? अब इस अप्रॉक्सीमेट को एग्जैक्ट में बदलेंगे हम। कैसे बदलेंगे? इसके लिए सेकंड स्टेप, हम किसी भी तरीके से उस एलिमेंट का निकालेंगे इक्विवेलेंट मास। डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट। जो भी कल हमने मेथड डिस्कस किए थे ना कल, ऑक्सीजन से, क्लोरीन से, हाइड्रोजन से, ये एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, वी विल कैलकुलेट द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट मास। निकाल लिया किसी तरीके से, अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास आ गया, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट मास आ गया। थर्ड स्टेप में वी विल कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट वैलेंसी। कैसे आएगी वैलेंसी? कि अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास अपॉन एग्जैक्ट इक्विवेलेंट मास। क्योंकि एटॉमिक मास वाज है अप्रॉक्सीमेटली, तो वैलेंसी भी क्या आएगी? अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं आएगी, नियर अबाउट आएगी वो। लेकिन वैलेंसी का एक कैरेक्टर हम जानते हैं, वैलेंसी के बारे में एक खासियत हमको पहले से पता है। बताओ क्या खासियत है? क्या? वैलेंसी हमेशा होल नंबर में होती है, कभी फ्रैक्शनल नंबर में नहीं होती। अब ये जो अप्रॉक्सीमेट आएगी ना, ये तो फ्रैक्शन में आएगी, 1.1 आएगी, 2.9 आएगी। क्यों आएगी फ्रैक्शन में? क्योंकि भाई अप्रॉक्सीमेटली है। लेकिन क्या किसी एलिमेंट की वैलेंसी फ्रैक्शन में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्या बॉन्ड आधा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। बॉन्ड तो एक बनेगा, दो बनेंगे, तीन बनेंगे। तो वैलेंसी हमेशा होल नंबर में होती है, ये कभी फ्रैक्शन में होती नहीं है। बट आई यहाँ पर फ्रैक्शन में क्यों आ गई? क्योंकि एटॉमिक मास थोड़ा सा इनकरेक्ट था, थोड़ा सा इनकरेक्ट था, इसलिए वैलेंसी में भी थोड़ी सी एरर आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, थोड़ी सी आएगी। उसकी वजह से जिस वैलेंसी को होल नंबर में आना था वो फ्रैक्शन में आ जाएगी। लेकिन हमको ये तो पता है ना वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी हमेशा होल नंबर में होती है। तो क्या करें? उस फ्रैक्शनल वैल्यू को नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। यदि 1.1 होगा तो 1 कर देंगे, 1.9 होगा तो 2 कर देंगे, 1.5 होगा तो ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इतना ज़्यादा इनकरेक्ट नहीं है ये, थोड़ा सा इनकरेक्ट है बस। तो जो APP जो वैलेंसी आई, जो अप्रॉक्सीमेटली वैलेंसी हमने कैलकुलेट की है, उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? नियरेस्ट होल नंबर में। अप्रॉक्सीमेट वैलेंसी चेंज इनटू
नियरेस्ट होल नंबर। इस अप्रोक्सीमेट वैलेंसी को हमने नियरेस्ट होल नंबर में चेंज कर दिया है। बस अब हमारा काम हो गया। फाइनली नंबर 5। अब ज़रा देखिए, इक्विवेलेंट मास वाज करेक्ट, ये तो हमने सूटेबल मेथड से निकाला है। वैलेंसी में थोड़ी बहुत एरर थी, उसको भी करेक्ट कर लिया होल नंबर में कन्वर्ट करके। अब एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकाल लेंगे। कैसे? इक्विवेलेंट मास पहले से हमारे पास था, वैलेंसी हमने निकाल ली होल नंबर पे जो आई, दैट्स ऑल। यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। इस मेथड का नाम है ड्यूलोंग एंड पैटिस मेथड। ये पुरानी केमिस्ट्री का, 15 साल पुरानी किताब देखोगे ना आप, कहीं मिल जाए किसी लाइब्रेरी में, तो वहाँ आपके मेथड मिलेंगे आपको। ये प्रेजेंट बुक्स में नहीं है ये तरीके। चलो नंबर 3, तीसरा मेथड देखते हैं हम एटॉमिक मासेस को निकालने का। वो है आइसोमॉर्फिज्म के द्वारा। आइसोमॉर्फिज्म मेथड। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है? देखिए, देखो ऐसे कंपाउंड जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है उनको आइसोमॉर्फर्स कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है उन कंपाउंड को क्या कहेंगे? आइसोमॉर्फर्स। और इस कंसेप्ट को, इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। साहब क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम, क्या मतलब हुआ इसका? क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होने का मतलब ये है कि कंपाउंड के जो पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट सेम हो जाना। सब अरेंजमेंट सेम हो जाना, कंपाउंड के पार्टिकल का अरेंजमेंट सेम हो जाना। अरेंजमेंट सेम तो बिल्कुल नई बात होगी, ये तो नहीं तो नहीं। हालांकि जैसे मान लीजिए दो कंपाउंड है, एक तो NaCl और एक KCl। अब NaCl के पार्टिकल क्या है? Na प्लस और Cl माइनस। KCl के पार्टिकल क्या है? K प्लस और Cl माइनस। तो जो अरेंजमेंट नमक में Na प्लस और Cl माइनस का होता है, वही अरेंजमेंट KCl में K प्लस और Cl माइनस का होता है। आप लोगों के बैठने का जो तरीका इस क्लास में, वही बगल की क्लास में भी है, तो दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। हाँ, यदि यहाँ मैं आपको गोल गोल बिठा दूँ, बगल में लाइन से बिठा दूँ, तो फिर आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है का अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जब हम कहते हैं ना कि दो कंपाउंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, इसका एक ही मतलब होता है दोनों कंपाउंड के पार्टिकल का अरेंजमेंट सेम है, दोनों के पार्टिकल के बैठने का तरीका सेम है, ये है। तो आइसोमॉर्फर का मतलब ये होता है, देखिए, कि टू और मोर सॉलिड कंपाउंड, सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड का होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, गैस का नहीं होता। सॉलिड कंपाउंड्स या क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाली टर्म केवल सॉलिड के लिए, लिक्विड और गैस के लिए नहीं है। क्यों नहीं है भाई? गैसों के पार्टिकल में तो मूवमेंट होता है, रैंडम, इधर दौड़ेगा उधर भागेगा, वो तो अरेंजमेंट ही नहीं है वहाँ। तो ये बात लिक्विड के लिए भी है। लिक्विड के पार्टिकल में भी रैंडम मोशन होता है, हर पार्टिकल अपनी पूरी फ्रीडम से हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये बाजार में लोग चलते हैं ना, क्या उनमें कोई अरेंजमेंट है क्या डैम्प रोड की भीड़ में कि सब लोगों के चलने का कोई सिस्टम हो? चलते चलते अचानक शोर आ गया तो आपको पीछे हटना पड़ेगा, आ गया ना। अचानक गाय आ गई तो आपको रास्ता पता ही नहीं अगला कदम क्या होगा आपका। तो वो रैंडम मूवमेंट है वहाँ लोगों का, अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। यहाँ अरेंजमेंट हो सकता है,
एक बेंच, सिस्टमेटिक बेंच जमी हुई है, एक बेंच पर 3 ही बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ अरेंजमेंट हो सकता है। तो भाई गैसों में नहीं होता क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लिक्विड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सॉलिड का होता है। सॉलिड के पार्टिकल में मोमेंट नहीं होता, सॉलिड के पार्टिकल में दौड़ भाग नहीं होती, हर पार्टिकल चुपचाप अपनी अपनी जगह पर बैठा रहता है। अब वो बैठने का तरीका यदि सेम हो, हम कहेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। तो यहाँ पर देखिए, 2 और मोर सॉलिड कंपाउंड दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। Two or more solid compound, they have same crystal structure, are known as isomorphs। isomorphs इन्हें हम कहेंगे आइसोमॉर्फर्स। अच्छा, आइसोमॉर्फर में क्या विशेषता होती है? देखो, आइसोमॉर्फर्स में जो एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी सेम होती है। तो एलिमेंट्स ऑफ आइसोमॉर्फर्स हैव सेम वैलेंसी, इससे वैलेंसी का पता लग जाता है, ये खास बात होती है। देखिए, तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि एलिमेंट्स ऑफ आइसोमॉर्फर्स हैव सेम वैलेंसी। आइसोमॉर्फर की वैलेंसी सेम होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि NaCl और KCl। जरा देखो, यहाँ सोडियम की वैलेंसी +1 है, पोटेशियम की +1 है, क्लोरीन के -1 है, यहाँ भी क्लोरीन के -1 है। जैसे H2SO4 और आपके H2CrO4। H2SO4 में सल्फर की वैलेंसी होती है 6 और H2CrO4 में क्रोमियम की वैलेंसी भी होती है 6। अच्छा, सभी एलिमेंट की, यहाँ हाइड्रोजन के 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन के -2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन के भी -2 है। तो आइसोमॉर्फर्स में एक टर्म मिल जाती है, वो क्या मिलती है? वैलेंसी। अभी सवाल करेंगे अपन। तो आइसोमॉर्फिज्म के प्रिंसिपल से वैलेंसी का पता लगता है हमको, फिर हम किसी सूटेबल मेथड से इक्विवेलेंट मास निकालते हैं और वैलेंसी को इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करके हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तरीका आइसोमॉर्फ। अभी कुछ सवाल बताऊंगा मैं, वहाँ आप देखेंगे इसको। चौथा तरीका देखिए एटॉमिक मास को निकालने का, वो इस तरीके से है। देखो, वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड मेथड, चौथा तरीका है वेपर डेंसिटी मेथड। तो देखिए, एलिमेंट के क्लोराइड की वेपर डेंसिटी से भी हम एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। देखो, इसके लिए एक फार्मूला है, इसके लिए जो एलिमेंट की जो वैलेंसी का एक फार्मूला है, देखिए, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम x से इंडिकेट कर, x टर्म, वैलेंसी को x से इंडिकेट कर देते हैं। फार्मूला कुछ इस तरीके से, 2 × वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू 35.5। इस फार्मूले से हम एलिमेंट की वैलेंसी निकाल लेते हैं। 2 × वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू 35.5। और सारा खेल वैलेंसी का ही तो है, बस वैलेंसी निकालनी होती है हमको। फिर वैलेंसी को इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करके हम एटॉमिक मास निकालते हैं। बस वैलेंसी आने के बाद
एटॉमिक मास इक्वल टू वैलेंसी टू इक्विवेलेंट मास। यही आपके वेपर डेंसिटी मेथड है। नंबर 5, मोलर हीट मेथड। ये जो मोलर हीट मेथड है केवल गैसों के लिए है, ओनली फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस, केवल गैसियस सब्सटेंसेस के लिए है आपके ये मोलर हीट मेथड्स। देखो गैसों के लिए दो तरह की मोलर हीट होती है, एक को तो रिप्रेजेंट करते हैं सीपी से और एक को करते हैं सीवी से। जब आप चैप्टर आगे पढ़ोगे फिजिक्स में एक चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। उस चैप्टर में आप सीपी और सीवी के बारे में डिटेल से पढ़ोगे आप, ये क्या है कैसे है। यहाँ पर इतना सा है कि सीपी का मतलब होता है मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी का मतलब यहाँ पर होता है मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर हीट है। और सीवी का मतलब होता है मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये फिलहाल आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टर्म है, यहाँ इसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको समझने के लिए पूरा एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, जो फिजिक्स में भी है और बहुत डिटेल में केमिस्ट्री में भी है। फिजिक्स में भी बहुत डिटेल में है, वहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप सीपी और सीवी। यहाँ हमें इसका रेशो की ज़रूरत पड़ेगी बस। ये सीपी और सीवी का जो रेशो होता है ना, सीपी अपॉन सीवी, इस रेशो को गामा से इंडिकेट किया गया है। गामा, इस गामा की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। इस गामा की वैल्यू से किसी भी गैस की एटॉमिसिटी का पता लग जाता है। कैसे देखिए, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेस। अच्छा, मोनो एटॉमिक गैस का मतलब जिसमें एक ही एटम से एक एक तरह के एटम, मतलब जिसका एग्जिस्टेंस एटॉमिक फॉर्म में हो, जैसे कि इनर्ट गैसेस, जैसे कि आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीरो। ये 5 गैसें हैं बस जो मोनो एटॉमिक हैं, जिनका एग्जिस्टेंस एटॉमिक फॉर्म में है, जिनको इनर्ट गैस कहते हैं, जिनको नोबल गैस कहते हैं, मोनो एटॉमिक। इन मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3, यानी कि 1.66। फिक्स है ये। अच्छा, डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या है देखिए, 4 डाई एटॉमिक गैसेस, जैसे कि नाइट्रोजन डाई एटॉमिक गैस है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक गैस है, क्लोरीन, फ्लोरीन, एटसेट्रा। ये है डाई एटॉमिक गैस। हाँ, तो देखिए बच्चों, 4 डाई एटॉमिक गैसेस, इसके लिए जो गामा की वैल्यू होती है ना, वो 7/5 होती है, 1.4 होती है। यानी कि गामा की वैल्यू से हमको गैस की एटॉमिसिटी का पता लग जाता है। ये पता लग जाता है कि गैस के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है। ऐसे देखिए, 4 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हाँ कर देगा, 10 मिनट और लगेगा। हाँ, 4 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि ओजोन,
ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं आएगा यहाँ पर, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा। इनके लिए गामा की वैल्यू होती है 4/3 यानी कि 1.33। तो किसी भी गैस के लिए गामा की वैल्यू से हमको एटॉमिसिटी पता लग जाती है, और एटॉमिसिटी से एटॉमिक मास पता लगेगा। कैसे लगेगा, ऐसे देखिए कि एटॉमिक मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिसिटी। जैसे कि ओजोन का मॉलिक्यूलर मास होता है 48, एटॉमिसिटी 3 है, तो 48/3 क्या आएगा, 16। वो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आ गया। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये कुछ मेथड हैं जिनसे एटॉमिक मासेज को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो इनसे रिलेटेड कुछ सवाल, मैं आप ही की शीट के कुछ सवाल यहाँ करा रहा हूँ, 2-4 सवाल। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस। देखो 2-4 सवाल कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं इसको। नोट कर लिया है? एक मिनट ये हटाना। देखो मैं इसी शीट के सवाल ले रहा हूँ कुछ आपके। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 92 है, ये मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक से मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ इसको। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज 4, वेपर डेंसिटी of its chloride is 59.25. 59.25. Find atomic mass of एलिमेंट। अब देखो डेटा क्या दे रखा है, एक तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास दे रखा है 4, और एक वेपर डेंसिटी दे रखी है एलिमेंट की क्लोराइड की 59.25। तो मेथड कौन सा लगेगा, वेपर डेंसिटी वाला मेथड। इससे हम निकालेंगे वैलेंसी, और वैलेंसी का फार्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास प्लस 35.5। अब 2 इंटू वेपर डेंसिटी है 59.25, इक्विवेलेंट मास है आपके 4, 35.5। चलो और आगे सोल्व कर लेते हैं। तो 0.5 118.5, ये 39.5 हो गया। अब देखो 118.5 अपॉन 39, ये अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगा। ये इसकी वैलेंसी हो गई। तो वैलेंसी आ गई, इससे निकाल लेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इक्वल टू वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट मास। वैलेंसी 3 आ गई, इक्विवेलेंट मास गिवन है 4 और ये 12। यही हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 95 है, आपके शीट का ही है, इसी की क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एलिमेंट इज 0.1। देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एलिमेंट इज 0.1 कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी पर ग्राम। एंड इक्विवेलेंट वेट
is 38.8, 31.8. Find atomic mass. अब जैसा कि गिवन है, हम ड्यूलोंग और पैटिस मेथड को काम में ले सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिक हीट गिवन है। अब ड्यूलोंग और पैटिस मेथड से देखिए अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक मास निकालते हैं। वो आ जाएगा 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। 6.4 अपॉन 0.1, ये स्पेसिफिक हीट 0.1 है और ये आ गई आपके 64। कितना आ गया? 64। इससे अप्रॉक्सीमेटली वैलेंसी निकाल लेते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक मास अपॉन इक्विवेलेंट मास वो गिवन है 31.8। अब 64 अपॉन 31.8 ये 2.1 के आसपास आ जाएगी। अब बताओ क्या वैलेंसी 2.1 हो सकती है क्या? तो क्या करेंगे? नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो करेक्ट वैलेंसी इसकी क्या होगी? देखो आगे मैं कर रहा हूँ। करेक्ट वैलेंसी 2। तो वैलेंसी आगे करेक्ट। इक्विवेलेंट मास पहले से करेक्ट है। हम निकालेंगे एटॉमिक मास। वैलेंसी 2 आ गई, 31.8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 63.6 ये आंसर है। चलो देखिए एक क्वेश्चन और देखिए इसका 97, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। देखो एक मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट इज आइसोमॉर्फर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। एक कोई मेटल अननोन मेटल है, पता नहीं मेटल क्या है, पता नहीं है, बट वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का आइसोमॉर्फर्स है। एंड वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 6.091%। फाइंड एटॉमिक मास ऑफ मेटल। हमें मेटल का एटॉमिक मास निकालना है। अब देखो मान कोई भी अननोन मेटल अज्यूम कर लीजिए, एम मान लीजिए, अज्यूम करते हैं हम, अज्यूम मेटल इज कैपिटल एम। अब इस कैपिटल एम का कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट का आइसोमॉर्फर्स है। अब देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला सवाल में दे रखा है, तो एम के कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा? MCO3। ये बनेगा MCO। क्यों बनेगा? क्योंकि दोनों आइसोमॉर्फर्स हैं। आइसोमॉर्फर में एलिमेंट की वैलेंसी सेम होती है। अब वैलेंसी सेम होगी तो फार्मूले की शक्ल भी सेम होगी। यहाँ मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, कार्बोनेट की -2 है, तो यहाँ भी M की क्या होगी? +2 और ये -2। खैर ये वैलेंसी फिलहाल हमारे के काम में नहीं आ रही यहाँ पर। अभी मैंने खाली ये समझा है कि यदि मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला MgCO3 है तो अननोन मेटल के कार्बोनेट का फार्मूला होगा MCO3।
अब इससे हमारा काम चलेगा बस। ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूले में कार्बन का वेट परसेंट है 6.091%। अब वेट परसेंट का फार्मूला लगा देंगे। देखिए निकालना क्या है, इस एम का एटॉमिक मास निकालना है। चलो ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो अब MCO3 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा ना, कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ MCO3, ये काम आएगी मॉलिक्यूलर मास की टर्म, इसलिए लिखा है मैंने। अब कैसे निकाले मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास को ऐड करके। तो एम का तो अज्यूम किया हमने एक्स, CO3 का आएगा 60। कैसे, कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48, तो 48 + 12 60। अब दे क्या रखा है, कार्बन का वेट परसेंट दे रखा है। अब देखो जरा पीछे जो पड़ा, क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर जिससे एम का एटॉमिक मास निकल सके? क्या कोई ऐसा फार्मूला हम काम में ले पाएंगे? देखो पीछे है कि क्लास में एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि वेट परसेंट ऑफ कार्बन इक्वल टू, ठीक है ना, कार्बन का वेट परसेंट, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इनटू कार्बन का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ MCO3, था ना फार्मूला। अच्छा कार्बन का वेट परसेंट कितना है, 6.091। नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसके एक मॉलिक्यूल में जरा देखो कार्बन का एक एटम है तो लिख देंगे 1। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 इंटू 100। मेटल कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास है X + 60। ठीक, निकालना क्या है, X। ये तो सवाल है ना, X निकालना है। एटॉमिक मास ऑफ मेटल निकालना है, जो हमने X अज्यूम किया हुआ है। अब चलो इसको सोल्व करते हैं। अब देखो सोल्व करने में थोड़ा टाइम का ध्यान रखना है। आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के ऑप्शन देखे, ऑप्शन ए दे रखा है 48, ऑप्शन बी दे रखा है 68.5, ऑप्शन सी है 137, ऑप्शन 4 है 120। ऑप्शन में बहुत बड़ा गैप है, ऑप्शन की वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस है, यानी कि हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जल्दी करने का ट्रिक बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये 6.09 को आप केवल 6.1 नहीं लिख सकते क्या? आप थोड़ा अंतर आएगा आंसर में, ठीक है, नियरेस्ट आंसर देख लेंगे अपन, लिख सकते हैं ना। हालांकि गलत है तरीका, पर टाइम बचाने के लिए सही है। एग्जाम में आपका मेथड कौन चेक कर रहा है, गोला भरना चेक कर रहा है। बस गोला करेक्ट भर दिया आपने, गलती से भी सही गोला भर दिया तो नंबर मिल जाएंगे, और गलती से भी गलत गोला भर दिया तो नंबर कट जाएंगे, भले ही आपका मेथड पूरा का पूरा सही हो। तो मेथड चेक कौन कर रहा है तुम्हारा? आप तो टाइम बचाओ, एग्ज़ाम में टाइम की कमी पड़ती है बस, स्पेशली नीट में। तो ये नीट वालों के लिए सबसे डिफ़िकल्टी होती है टाइम बस, और कोई नहीं, क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं। तो ये अब इसको सोल्व करते हैं। चलो मैं एक 6.1 से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 6.1x प्लस ये 6 और ये 366, क्योंकि 0 है ना, पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1200 आ गया 1200। तो 6.1x इक्वल टू, अब 1200 में से 366 घटा दीजिए, कितना आएगा? मेरे ख्याल से 834 आ जाएगा शायद, है ना। x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 834 अपॉन 6.1, ये अप्रोक्सीमेटली 136 आएगा है।
और 4 ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन सी में क्या दे रखा है 137 दे रखा है ना, तो ये हमारा आंसर है। ये थोड़ी सी मिस्टेक क्यों आई, क्योंकि हमने ये अप्रोक्सीमेट ले लिया यहाँ पर। तो एग्जामिनेशन में आपको ये ध्यान रखना है, वरना ऐसे सवाल आ गए आपने पूरा ये ले लिया ना 6.091 तो गलती करोगे ही करोगे तुम, और गलती करने के बाद भी आंसर गलत लाओगे, टाइम बिगड़ जाएगा 10 मिनट, फिर भी गोला सही नहीं भरने में आएगा तुम्हारे, क्योंकि गलत आंसर आएगा। और 10 मिनट एक क्वेश्चन में बिगाड़ने का मतलब है 10 क्वेश्चन आगे छूट जाएंगे तुम्हारे। 180 क्वेश्चन करोगे ना 160 तक पहुंचोगे, टाइम हो जाएगा, वही मार छीन ली जाएगी तुमसे, आके मुझे तो इतने आते थे आगे में से। तो ज़्यादातर बच्चों के साथ नीट में ऐसा होता है। मेंस में दिक्कत नहीं आती, एडवांस में बिल्कुल नहीं आती। एडवांस में आधे क्वेश्चन तो आपसे हिलेंगे नहीं, एडवांस में हो तो छोड़ के आने पड़ेंगे तुमको, आधे करोगे बस उसमें काम हो जाता है एडवांस में। ये चलो ठीक है, आज की क्लास को फिनिश करते हैं, चैप्टर ख़त्म हो गया आपके। जिसके भी जो डाउट हो, मंडे को डाउट क्लास रहेगी, वो एक एक करके आप अपने डाउट मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बेस्ट ये कल पूरा संडे है, कल पूरा टाइम आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में दीजिए, और जो भी डाउट्स हो वो लाइए। उन डाउट को आप ऐसा कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दीजिए, ताकि मेरा मंडे को पता रहेगा कि मुझे बताना क्या क्या है यहाँ आकर के। यहाँ मैं आपसे पूछूँ क्या क्या डाउट, तो मेरे पास जो आ जाएंगे ना डाउट, मैं पहले उनको बता दूंगा एक साथ, और एक डाउट का एक पूरा लेक्चर यहाँ पर बन जाएगा। ये चलो ठीक है।